नमो बुद्धाय। सभी को मेरा जय भीम। हमने अभी तक विभक्ति के क्षेत्र में हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीया विभक्ति के कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं, उदाहरण लिए हैं। और ये जो क्रियापद रहते हैं, क्रियापद के क्षेत्र में हमने वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल और विद्यर्थ, इसके प्रत्यय का हमने अध्ययन किया है। तो इस प्रत्यय को ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। साउंड प्लीज। ओके। हाँ, तभी हम अच्छी तरह से पाली सीख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। उसका ट्रांसलेशन भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसी तरह विभक्ति और क्रियापद, ये दोनों साथ साथ हम सीख रहे हैं। ये क्यों सीख रहे हैं? ताकि हमें विभक्ति में और क्रियापद में जो भी डिफरेंस होता है या अलग अलग देखने से जो भी हमें उनका जो फर्क मालूम पड़ता है, उससे हम और अच्छी तरह से ज्यादा समझ सकते हैं कि विभक्ति क्या होती है, उनका उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है। और उसी के साथ क्रियापद अगर उसे जोड़ दिए जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका काल का मीनिंग कैसे होता है। तो ये दोनों साथ साथ हम देख रहे हैं। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, हमने तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। तृतीया के भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं, लेकिन हम थोड़ा और उस पर जरा थोड़ा ध्यान देंगे और कुछ एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल लेंगे। और तृतीया का कौन से कारण से उसका उपयोग किया जाता है, तृतीया विभक्ति का मतलब कहाँ पे वहाँ तृतीय विभक्ति के प्रत्यय जो होते हैं किसी को लगाना चाहिए, ये हम आज थोड़ा एग्जाम्पल लेके और ज्यादा समझेंगे। और उसके बाद चतुर्थी और पंचमी, हो सके तो पंचमी भी विभक्ति हम देखेंगे और उसका उदाहरण भी देखेंगे। लेकिन इसके पहले ये आप लोग सब ध्यान में रखिए कि हम जो सीख रहे हैं वो अकारांत शब्द के विभक्ति हम सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? अकारांत विभक्ति के प्रत्यय। अब अकारांत जो शब्द होता है उसके प्रत्यय, मतलब उसकी विभक्ति के प्रत्यय हम सीख रहे हैं। क्योंकि हमने आपको सभी को पहले ही भी बताया था कि पाली भाषा में सब शब्द जो होते हैं वो स्वरांत होते हैं। मतलब नाउन के क्षेत्र में, विशेषण के क्षेत्र में, और डिक्लेरेशन सर्वनाम का भी होता है। लेकिन नाउन और विशेषण मतलब नाउन एंड एडजेक्टिव, इनके जो शब्द होते हैं दे आर मोस्टली ए ओवल एंडिंग्स, मतलब स्वर का अंत होता ही है। तो उसके हिसाब से हम अभी पहले स्वर का पहला जो स्वर जो है ओ, ओ स्वर जो है उसका एंडिंग के शब्द का हम विभक्ति सीख रहे हैं। उसके बाद में हम आ का पढ़ेंगे, सीखेंगे। फिर बाद में ह्रस्व ई का सीखेंगे, दीर्घ ई का सीखेंगे, ह्रस्व ऊ का सीखेंगे, दीर्घ ऊ का सीखेंगे, और ए और ओ लास्ट में हम सीखेंगे। इसी तरह हम विभक्ति का जो पूरा चैप्टर जो है वो उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिए कि हम अकारांत शब्द का नाउन, मतलब अकारांत शब्द जो पढ़ चुके हैं। तो आज मैं अभी आपको तृतीय विभक्ति का
और एक अर्थ जो है या उपयोग जो है मैं आपको बताऊंगा, और उसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के टाइम मैंने जैसे आपको पढ़ाया है, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको पता है, ट्रांसलेशन वो झट से कर देते हैं, लेकिन अगर उस सेंटेंस में का अगर किसी को हर एक शब्द का व्याकरण है, जो ग्रामर है, वो अगर बताने को कहे तो वो नहीं बता सकते। वो ठीक से उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं कर सकते। तो अपना ये जो क्लास जो चल रहा है, ये बहुत ही सिंसियर क्लास है। तो हर एक स्टूडेंट को मेरी ये तमन्ना है कि हर एक स्टूडेंट को हर एक शब्द का व्याकरण आना चाहिए। सेंटेंस में जो भी दिया हो, जो भी दिया हो, कैसा भी वाक्य हो, उसमें से हर एक शब्द का व्याकरण जो है, ग्रामर जो है वो कैन एक्सप्लेन, ऐसा बनाना, ये मेरा हेतु है, पर्पज है, इस मकसद है इस क्लास का। तो मैं जैसा ट्रांसलेशन करता हूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये क्रियापद लेता हूँ। क्रियापद को पहले मैं सब उसका डिटेल ग्रामर जो है वो पहले मैं लिख लेता हूँ, और फिर बाद में सबके 6 नंबर पर जो मैंने 6 स्टेप्स दिए हैं, तो 6 नंबर स्टेप पे मैं उसका अर्थ लिखता हूँ, मतलब ट्रांसलेशन करता हूँ। तो वो सब व्याकरण के हिसाब से करता हूँ। फिर मैं, ये पहला स्टेप होगा, फिर मैं क्रियापद को पूछता हूँ कि कर्ता कौन है। पहला प्रश्न करता हूँ तो वो क्रियापद मुझे बताता है ये ऐसा ऐसा फलाना फलाना करता है। तो फिर उसको मैं लेता हूँ, और फिर उसका जो व्याकरण जो है, उसकी विभक्ति क्या है, प्रत्यय क्या है, जो कुछ भी है, और उसका मैं फिर बाद में अर्थ लिखता हूँ। दूसरा प्रश्न कर्ता के बाद मैं जब क्रियापद को पूछता हूँ कि अभी इस सेंटेंस में कर्म क्या है, मतलब कर्म क्या है, किस पर क्रिया किया की जा रही है, तो फिर मुझे क्रियापद बताता है उसको कि इस पर क्रिया हो रही है। मतलब हम क्रियापद को प्रश्न पूछते हैं कि क्या किया जा रहा है, किस पर क्रिया की क्रिया हो रही है। तो वो क्रियापद हमको बताता है कि ये कर्म है। तो फिर कर्म को लेता हूँ, कर्म को 6 स्टेज में उसका विभाजन करता हूँ ग्रामर के अनुरूप। तो फिर उसका सबसे नीचे मैं उसका अर्थ लेता हूँ। ये तीनों बातें होने के बाद सेंटेंस में जो भी बाकी के शब्द है, उसको फिर सिक्वेंसली, मतलब वन बाय वन उसको लेना है। तो फिर सेंटेंस में का जो कि ये कर्ता कर्म और क्रियापद छोड़ के जो भी शब्द है, उसको वन बाय वन लेना है, और उसका फिर विभक्ति हो, जो भी हो, एक्सप्लेनेशन विभक्ति के अनुसार, तो वो हमें लिखना है और उसका अर्थ लेना है। फिर वो चाहे तृतीया का शब्द हो सकता है, चतुर्थी का भी हो सकता है, पंचमी का भी शब्द हो सकता है, क्योंकि ये विभक्ति के जो प्रत्यय जो होते हैं, जिन जिस जिस विभक्ति का प्रत्यय होता है, उसको हमें ढूंढना है, और उसका जो उपयोग है, अर्थ है, उसको लगाना है, और उस शब्द का अर्थ लिखना है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है, दिस इज द काम, क्या बोलते हैं उसे, बिल्कुल ये सार है पाली सीखने का। इसी तरह हम अगर पाली सीखेंगे तो हम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, और हमारे मन में कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ अभी मैंने आपको सबको ये बता दिया है कि कैसे करना है। तो आज हम तृतीया विभक्ति का और सारा एग्जाम्पल लेंगे, और चतुर्थी का भी लेंगे, और पंचमी का भी लेंगे। और वो कौन सा, अकारांत शब्द का, मतलब बुद्ध शब्द जो है, वो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। तो बुद्ध शब्द जो होता है वो अकारांत ही है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी हम लिली डिसिल्वा का जो किताब है,
तो उसमें जो पाठ जो है अकारांत मतलब ततिया का, तो वो उसके अनुसार हम एग्जाम्पल लेंगे। आप सभी अ, अपना लिली डिसिल्वा का जो बुक है तो वो साथ में रखिए। वैसे तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, फिर भी अगर आपके पास हो तो आप साथ में रखिए और देखिए। उसमें पाठ क्रमांक 8। तो पाठ क्रमांक 8 नहीं है, ओके, आगे देखते हैं हम। तृतीया विभक्ति का पाठ कितना है आपके किताब में? कोई बता सकता है क्या? तीसरा है सर, पार्ट तीसरा। पाठ तीसरा। हम्म। ओके ओके ओके। पेज नंबर 11। पाठ तीसरा 11। 11। ओके। मेरा किताब फट गया है तो वो सब इधर उधर हो जाते हैं। 11। 11 और प्लस 9। ठीक है। ये अभ्यास क्रमांक 3 यहाँ पे आया है। स्क्रीन पे देख रहे हैं, सब सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ। तो पहला जो सेंटेंस है, बुद्धो सावके ही सद्दिम विहारं गच्छति। तो हमने अभी तक जो देखा है, तो एन प्रत्यय लगा हुआ है इसके साथ तृतीया विभक्ति का। हमने क्या देखा है तृतीया विभक्ति का? 1 मिनट है। तृतीया विभक्ति में हमने तृतीया विभक्ति सगळे शब्द घेतले ना सर आप? रथेन, पादेन, पादे। हाँ 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 हाँ। तो हम जब शब्द लेते हैं, अकारांत शब्द लेते हैं, अभी पाद शब्द लिया, मतलब पैर। हम्म। तो हम, या अ, भूपाल अगर शब्द लिया, भूपाल मतलब राजा, तो हम इसके तृतीया विभक्ति में लाने के लिए क्या कहते करते हैं, एन प्रत्यय लगते हैं, लगाते हैं एक वचन में।
और बहुवचन में क्या करते हैं? ये ही या ए ए ही, भी। ए भी, ये दो प्रत्यय लगाते हैं। तो इसका मतलब होता है चा द्वारे, द्वारे। मतलब हाँ, या मार्फत, ऐसा इसका मतलब हम्म, होता है। तो ये एक इसका इस्तेमाल या अर्थ हो गया। मतलब तृतीया विभक्ति जो है, हम बहुत अलग अलग कारणों के वजह से भी हम उसका यूज करना है हमें। तो ये एक प्रकार हो गया। और दूसरा प्रकार जो होता है, जब हमें किसी को किसी के साथ दिखाना है, जब हमें हमें किसी को किसी के साथ दिखाना है, तो उस टाइम पे जिसके साथ है, जिसके साथ हमें दिखाना है, तो उस शब्द को या उस नाउन को भी हम एन प्रत्यय या ए ही, ए भी प्रत्यय, मतलब ततिया का प्रत्यय हम लगाते हैं। मतलब किसी के साथ हमें दिखाना है किसी को, तो उस शब्द को हम तृतीया विभक्ति का एन ए भी प्रत्यय लगाते हैं। और उसके आगे ये जो शब्द है दो, सद्धिम या सह, ये दो शब्द हम लगाते हैं। तो इसका मतलब होता है साथ, साथ में, या उनके बराबर, उनके साथ। इसका सद्धिम और सह का मतलब होता है साथ में या उनके साथ। अगर हम भोपाल शब्द लेते हैं, भोपाल शब्द लेते हैं, और भोपाल के साथ कोई दूसरा कोई आदमी है या किसी को दिखाना है, तो हम इस भोपाल को तृतीया विभक्ति में लेंगे। तो तृतीया विभक्ति में इसका एन प्रत्यय हम इधर लगा देंगे, भोपाल प्लस एन, तो क्या होगा? भोपालेन। और अभी ये भोपाल के साथ, मतलब राजा के साथ हमें दिखाना है किसी को, तो ये भूपालेन, और इसके आगे हम क्या लिखेंगे? सद्धिम या सह, भूपालेन सद्धिम। ये तो इसका मतलब हो गया राजा के साथ। और मराठी में हम क्या कहेंगे? राजाच्या अच्छा, सोबत सोबत। किंवा राजाच्या बरोबर। ओके। अगर हम बुद्ध शब्द लेंगे और बुद्ध के साथ हमें लिखना है, समझना है, तो हम बुद्धे अनेक वचन में लेंगे। तो ए ही, ए भी तृतीया विभक्ति के प्रत्यय उसको लगाना है। बुद्धे ही या बुद्धे भी, ये हो सद्दी। गए तृतीया विभक्ति हो गई। तो हम्म, उसको हम साथ में, अगर बुद्धों के साथ में हमें कुछ दिखाना है या लिखना है, समझना है, तो हम सद्दिम या सह उसे जोड़ देंगे। हम्म, तो वो हो जाएगा बुद्धे भी सह। तो इसका मतलब हो गया बुद्धों के, साथ। बुद्धों के साथ, ऐसा इसका मतलब हो गया। तो ये सद्धिम और सह, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर साथ में किसी को दिखाना है, तो सद्धिम और सह, मतलब जिसके साथ में दिखाना है, तो उस शब्द को हमें तृतीया विभक्ति के प्रत्यय, उस नाउन को हमें तृतीया विभक्ति के प्रत्यय जोड़ना है या लगाना है। तो ये आपको पक्का ध्यान में रखना है। समझ लीजिए, समझे आप? तो एन या ए ही, ए भी, ये उस शब्द को लगाना है। उसके आगे सद्दिम या सह, ये आपको लगाना है। तो उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपको यहाँ पे जो पहला जो उदाहरण जो है, बुद्धो, बुद्धो सावके ही, सावके ही, सॉरी, ये गैप नहीं है, ये सावके ही सद्धिम। सद्दी विहारं ये गच्छति। आप ये आप ध्यान में रखिए, सद्दिम या सह, ये
ए ही ए भी हो या ए न हो, मतलब एक वचन में हो या बहुवचन में हो, तो ये शब्द जो है सद्दिम या सह, वो जैसा है वैसा ही दिखना है। उसमें एक वचन और बहुवचन ऐसा आपको करना नहीं है। एक वचन और बहुवचन किस में होगा? ये इसमें होगा, जिसको तृतीया विभक्ति के प्रत्यय लगे हुए हैं। ओके। सावके ही सद्धिम विहारं विहारं गच्छति। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सावके ही सद्धिम जो है, तो इसका मतलब हो गया अनेक। अभी सावक के ही ये जो है, सावक इसका मूल शब्द है, उसे ए ही प्रत्यय जोड़ दिया गया है तृतीया विभक्ति का। उस तृतीया विभक्ति का अर्थ होता है चा द्वारे, चा मार्फत। लेकिन अभी सद्दिम हमने जोड़ा है, तो उसके साथ ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। तो अनेक सात। श्रावकों के साथ, अनेक श्रावकों के साथ, ये सावके ही सद्दिम इसका मीनिंग हो गया। मतलब इसको एक ही रखना है, अलग अलग नहीं करना है। ओके, सावके ही सद्दिम मतलब अनेक श्रावकों के साथ। तो फिर ये हो गया। तो फिर मैंने जैसे आपको बताया, फिर जैसा ट्रांसलेशन करना है आपको, जिस तरीके से करना है, तो वो पैटर्न आपने वो फॉलो करना है। तो कैसा फॉलो करना है? सबसे पहले क्रियापद लेना है, गच्छति आप लेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब उसका ग्रामर करेंगे। ये क्रियापद का हो गया। क्रियापद को आप पूछेंगे कि कर्ता कौन है, तो आपको बुद्धो मिलेगा, मतलब बुद्ध मिलेंगे। तो फिर उसका आपको ट्रांसलेशन या ग्रामर लिखना है। तो फिर ये जाने की क्रिया किस पर हो रही है, विहार। तो विहार मतलब कर्म आपको तीसरा मिलेगा, कर्म। कर्म मिल जाएगा। हाँ, कर्म मिल जाएगा और उसका ये लेना है। तो फिर ये चारों बुद्धो, सावके ही सद्दिम और विहारं और गच्छति, ये सब का ग्रामर होने के बाद आप अच्छी तरह से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके। तो अभी ये बुद्धो सावके ही सद्धिम विहारं गच्छति, तो इसका मीनिंग क्या हो गया अभी? बुद्ध सावकांसह विहाराला जातात। बिल्कुल, यस यस, करेक्ट। एक बुद्ध, जब तक हम अभी नए नए है पाली सीख रहे, तब तक वचन के बारे में आप जरा ध्यान रखेंगे कि हमको एक या अनेक ऐसा कहना है वचन के बारे में। मतलब एक बुद्ध अनेक श्रावकों के साथ एक विहार में, मतलब ये एक वचन में है द्वितीय विभक्ति, तो एक विहार में जाते हैं। तो ऐसा ट्रांसलेशन अगर किया, तो आपको ये जो वचन होता है बहुवचन और अनेक वचन, उसमें कुछ गलती होने की संभावना नहीं होगी। ये अभी तो शुरू शुरू में हमें प्रैक्टिस करना है, और दो चार क्लास हम ऐसा करेंगे। फिर बाद में आपको ये सब अवेयर हो गया, मालूम हो गया, तो फिर नहीं कहा तो भी चलेगा। लेकिन शुरुआती में आपको ऐसा कहना है, ऐसा मेरा प्रयत्न है, या मेरा सुझाव है आपके लिए, ठीक है आपके सर। भले के लिए मैं कह रहा हूँ। ओके ओके। यस सर। तो ये बुद्धो सावके ही सद्धिम विहारन गच्छति, मतलब बुद्ध अनेक श्रावकों के साथ विहार को जाते हैं। और अभी हम दूसरा दूसरा एग्जांपल लेंगे। पुरिसो, पुरिसो उत्तेन सह दीपं धावती। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने पहले ये जो दिया था, तो उसका उसी तरह का ये वाक्य है। यहाँ पे सद्दिम के बजाय सह ये शब्द डाला है, मतलब साथ में। ओके। तो अभी इसका मतलब क्या हो सकता है? पुलिसो उत्तेन सह दीपं धावती।
तो क्रियापद हमारा जो है धावती है, उसमें मूल शब्द है धावती, प्रत्यय लग गया, वर्तमान काल का, प्रथम पुरुष एक एक वचन, वचन। हाँ ये लग गया। तो धाव का मतलब होता है दौड़ना, और उसका जो मीनिंग जो है, धावती का मीनिंग जो है वर्तमान काल का, वो क्या है, दौड़ते हैं, सॉरी दौड़ता है, एक वचन में है ना, दौड़ता, धाव तो। हाँ, ओके, दौड़ता है धावती। तो अभी क्या करेंगे, दूसरी स्टेप हम इसको क्वेश्चन करेंगे कि कौन दौड़ता है। हाँ, तो वो हमें कर्ता बताएगा कौन दौड़ता है, तो ये हमें पुरुषो बताता है, ये पुरुष दौड़ता है करके। तो ठीक है, ये पुरुष सो जो है, इसमें मूल शब्द क्या है, पुरुष है, उसको ओ प्रत्यय लग गया। तो ओ प्रत्यय हमें मालूम है, ये ओ प्रत्यय अकारांत शब्द जो होते हैं, तो उसमें प्रथमा विभक्ति एक एक वचन। वचन में ओ आता है, और वो भी एक वचन में है। तो हम उसको लगाएंगे या उसका अर्थ करेंगे, तो प्रथमा विभक्ति का अर्थ हमें मालूम है, वो तो कर्ता होते हैं, मतलब वो तो करता क्रिया है। करते हैं। तो क्रिया करने वाला कौन है, ये हमें पता चल गया, मतलब दौड़, वर्ब जो है दौड़ता है, तो दौड़ने वाला कौन है ये हमें पता चल गया है, तो वो कौन है, पुरुष है। तो मनुष्य। हम यहाँ पे एक वचन है ना, तो पुरुष हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो ये पहला प्रश्न हो गया, वर्ब को पूछा। अभी दूसरा प्रश्न है, हम किसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, धावती को। हाँ, अभी कसल्या कशावर दौड़ने क्रिया की, करत है? हाँ हाँ, दौड़ने की क्रिया किस पर हो रही है, तो दीप पर हो रही है। दीप पर हो रही है। दीप, यहाँ पे दीप का मतलब होता है समुद्र में जो बेट होता है ना, उसको कहते हैं। दीप दीप। हाँ हाँ हाँ। तो ये बेट पर बेट की तरफ या बेट को दौड़ने की क्रिया हो रही है। तो ये हमें पता चल जाता है कि अभी ये इस पर क्रिया हो रही, तो ये कम हो गया। कम का मतलब होता है द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय का विभक्ति का अर्थ क्या होता है, स या ला, उसे लगा देते, ट्रांसलेशन के लिए हम उसको लगा देते हैं। तो वो उसका मतलब होता है, अभी दीप का मतलब क्या है, मूल शब्द यहाँ पे दीप है, तो बेट है, उसको प्रत्यय क्या लग गया, अंग प्रत्यय लग गया, द्वितीय विभक्ति हो गई, एक वचन हो गया। तो बेट का मतलब क्या होता है, बेट, बेट को, या मराठी में हम अ, मराठी में हम बेटास किंवा बेटस म्हणतो सर, आयलैंड। किंवा ला, हाँ हाँ, ओके, हम समझने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ठीक है। तो ये हो गया पुरुषो दीपंग धावती, मतलब पुरुष बेट को या बेटास बेटाला दौड़ता है, मतलब भागता है, या बेटाकडे म्हणता धावतो येईल का सर त्याला? बेटाकडे यस असं यस म्हणता यस, येईल? बेटाकडे, यू कॅन, हाँ यस यस, यू कॅन से बेटाकडे, असंही म्हणता येईल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कडे। ओके, दीपाकडे। तो हाँ दीपा, हाँ यस यस, मराठी में मुझे ये शब्द द्वीप, हाँ ये द्वीप ऐसा कहते हैं, हाँ, द्वीपाकडे या द्वीपास धावतो, ऐसा। अभी बाकी क्या रह गया, उत्तेन सह। पुत्तेन सह, ये तो अब मैंने अभी अभी आपको बताया है, समझाया है। तो ये पुत्तेन का मूल शब्द है पुत्र, एन उसको लग गया, तो वो तृतीया। तृतीया विभक्ति हो गई, एक वचन हो गया, एक वचन हो गया, और ये सह उसके साथ जोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये पुत्तेन सह, मतलब पुत्रासह। पुत्र के साथ, ऐसा। हाँ पुत्रा सह, इसका मीनिंग ऐसा हो गया। तो हम यहाँ पे पुत्रा सह, मतलब एक पुत्र के साथ, ऐसा। तो फिर देखिए कितना सुंदर उसका ट्रांसलेशन हो गया। तो पुरुष एक पुत्र के साथ द्वीप बेट, बेट के, बेट को दौड़ता है, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। और मराठी में हम कैसे कह सकते हैं,
एक मनुष्य पुरुष एका पुत्रासह द्वीपाकडे धावतो. धावतो, बस, यस, करेक्ट। ऐसा मराठी में हम उसका ट्रांसलेशन कर देंगे। तो इसी तरह ये तृतीया विभक्ति जो है इसका अर्थ होता है और उसको ट्रांसलेशन हम इसी तरह करते हैं जब सह और सद्धिम आता है तब। नहीं तो ये अगर सह अगर नहीं है तो तृतीया का जो भी हमें अर्थ दिया है तृतीया विभक्ति का वही उसको लगाना है। मतलब ये पुत्रा सह नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो उसका उदाहरण हम अभी यहाँ लेंगे। कस्य को सरेन सिगालं विज्झति। कस्य को सरेन सिगालं विज्झति। तो उसी तरह जैसे मैंने ऊपर जो उदाहरण आपको दिया सेंटेंस, तो उसी तरह इसको हमें आप मतलब ट्रांसलेशन करना है उसी स्टेप से। तो पहला जो है क्रियापद है, तो उसमें मूल शब्द है विच्छ, का मतलब होता है वेदना या मारना। जैसे कि हम किसी आकाश में किसी पक्षी को बाण से, मतलब धनुष्य बाण से हम मारते हैं तो वेद लेते हैं, मतलब नेम लगाते हैं ना, तो या मारना इसका मतलब हो जाता है। विज्ज का मतलब वेदना या मारना भी लिख सकते हैं हम, मारना। नेम. ओके, हाँ हाँ हाँ। तो विज्जति का अभी क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा विज्जति का? विज्जति. हु हैज रेज्ड हैंड? अनम्यूट। प्रहलाद जी, प्लीज अनम्यूट। हाँ, मारता है सर, मारता है। मारता है, करेक्ट। हाँ, अभी ये हो गया क्रियापद, आपने बताया, बहुत ही सही बताया। तो फिर अभी दूसरा स्टेप कौन सा है, क्या करना है हमें? कौन मारता है? यस, गुड। तो आपको जवाब क्या मिलता है? कस्य को. कस्य. कस्य को म्हणजे एक शेतकरी. कस्य को. कस्य को। हाँ, यस। तो इसका मीनिंग, हाँ, तो इसका मीनिंग क्या होगा? शेतकरी. कस्य को, शेतकरी. शेतकरी। यस यस, शेतकरी। ये मैं लिख देता हूँ, और विज्जति का लिख दिया मारता है, या मराठी में हम मारतो, ऐसा मारतो. हाँ हाँ। तो अभी तीसरा ये पहला क्वेश्चन हमने क्रियापद को पूछा तो कर्ता मिल गया, तो अभी उसके आगे क्या करना है? कोणाद्वारे. कोण होता? कोणाद्वारे. क्रिया कशावरती होत आहे? कोणावर, क्रिया कशावर होत आहे? हाँ हाँ, यस यस। मतलब हमें, अगर आपने वर्ब को या क्रियापद को अगर सही सवाल किया तो ही सही जवाब मिलेगा आपको। अगर गलत उसको सवाल किया क्रियापद को, तो गलत आपको आंसर जवाब देगा. गलत गलत मिल आएगा. जाएगा। तो हाँ, तो किस पर क्रिया हो रही है, मारने की जो क्रिया है किस पर हो रही है, ऐसा उसको, सिगालन. हाँ, ऐसा ऐसा उसको पूछने का. सही तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहिए, कुछ नहीं तो आप गलत हो जाए। ओके, तो किस पर हो रही है? सिगालन। तो ये क्या सिगालन. हो गया? हाँ, ये कम हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कर्ता हो गया। ओके, हाँ। तो सिगाल का मतलब होता है, क्या होता है सिगाल का मतलब? हम्म, कोल्हा. कोल. कोल्हा. कोल्हा कोल्हा। कोल्हा. कोल्हा. हम्म। सिगाल का मतलब है कोल्हा। कोल्हा. तो यहाँ पे मैं लिख दूं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, कोल्हा को? सियार. अ, सियार. सियर. सियर. सियाल. सियार. सियाल.
यार यार सी यार 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 या सर याल म्हणतात लो. यार याल, ओके याल, ओके। हाँ, तो ये कर्म हो गया, तो ये इसका ये हो गया। अभी बाकी क्या रहा? सरेन। सरेना सरेन. तो सरेना अभी अभी इससे बाकी जो शब्द रहते हैं तो उनको उनके हिसाब से आपको विभक्ति के अनुसार ट्रांसलेशन करना है। ट्रान्सलेशन. पहला क्या लिख ले, पहला क्या करेंगे हम, इसका मूल शब्द क्या है? सर। सर. खड़ंग सर सर. सर सर का मतलब होता है बाण बाण. बाण। तीर बाण बाण तो उसको उसे क्या लगा, कौन सी ए ना लगा ततिया एन. हाँ, ततिया एक वचन ए ना, तो वो तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। एक नहीं? वचन. तीर के साथ तीर तीर से हाँ हाँ। अभी इसका मतलब बाण है, तो तृतीय विभक्ति है, तो इसका अर्थ क्या है? बाणाने इसके द्वारा बाणाच्या द्वारे. बाणाद्वारे. बाणाच्या द्वारे. बाय विच हाँ, बाय विच, बाय होम, बाय विच यू कैन से। हाँ, तो फिर ये बाण जो है, तो हम उसको क्या करेंगे, इसका आखिरी मतलब क्या हो गया? सरेन का मतलब क्या हो गया? तीर द्वारा बाणाने तीर. बाणाद्वारे. हाँ, बाणाद्वारे तीराद्वारे किंवा बाणाने, बाणाने. बाणाने ओलाला वेधतो कुल्याला मारतो. यस यस, तो इथे बाणाने शेतकरी वेधतो बाणाने कोल्ह्याला मारतो. हाँ, द्वारे किंवा मार हो गया ट्रांसलेशन। शेतकरी, एक शेतकरी एक एका शेतकरी बाणाने एका बाणाने एका कोल्ह्याला मारतो. मारतो। और इसका हिंदी में कैसा ट्रांसलेशन हो जाएगा? एक किसान हाँ, एक तीर से बाण से. तीर से, हाँ, हाँ, तीर से एक सियार को मारता है. मारता। ओके, वेरी सिंपल ना? यस यस सर. सर. हाँ हाँ, ओके। अभी हम अगला सेंटेंस लेंगे। अभी आप बता सकते हो कि सर ये लीजिए वो लीजिए। आपको अगर कि आपने अगर पढ़ा हुआ हो और आपको कोई कठिनाइयां आ रही है, तो हम ले सकते हैं। हम 10 नंबर का लेंगे। ओके, तर दुसऱ्या नंबरचं वाक्य होतं पुरीसो पुत्तेन सह दीपक धावती आपण केलेलं. धावते. हाँ त्याच्यामध्ये आपण हाँ हाँ, सह काढला त्याचा, फक्त पुत्तेनं ठेवलं तर अर्थ असा होईल का सर? मनुष्य पुत्रासह नाही होणार, पुत्राच्या द्वारे द्वीपाकडे जातो. हो वैसे ही होगा ना। बरोबर ना? हा ठीक हाँ, सर. ओके थँक्यू. ग्रामेटिकली यू आर करेक्ट। आलं लक्षात? ओके सर. पुत्राच्या द्वारे किंवा पुत्राच्या मार्फत हा द्वीपाला धावतो धावतो। धावतो हा, दीपाकडे धावतो. ओके, अभी हम लेंगे भूपाला पंडिते ही सह समणे पश्यन्ति। ठीक है, अभी वैसे ही है ये जो वाक्य है जो है, तो ये कौन से वचन में है कि अनेक वचन. कैसे? अनेक वचन में है सर. अनेक वचन. ये क्रियापद को देखना है, उससे पता चलता जाता है कि ये अंतिम लग प्रथम गया पुरुष अनेक वचन में आ रहा है सर. वर्तमान ना। काळ. Yes, yes, yes. वर्तमान हाँ हाँ हाँ, पस मूळ धातू हाँ हाँ, प्रथम पुरुष बताइए। अनेक हाँ, वचन हाँ, और पसंती म्हणजे अंती त्याचा प्रत्यय. हा प्रथम हाँ, पुरुष yes, बघ अंति हा अंति प्रत्यय अंती प्रत्यय. yes, बर yes. अंती तो अंती उसका- प्रत्यय आणि ते क्रियापद आहे. क्रियापद आहे. बरोबर. ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो गया?
पसंती का मतलब क्या होगा? पस्स का मतलब होता है पाहतात 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 पाहतात. पाहतात. यस, पाहतात. पस्स का मतलब देखना, और हिंदी में हम कहते हैं देखते देखते हैं, हैं. देखते हैं. ऐसा किंवा पाहतात. 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 ओके, पाहतात, ये हो बघतात. गया. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? किसको किसको पकड़ना है देख अभी? रहे हैं? पाहतो. कोण किसको देख पाहतो? रहे हैं? किसको देख? कोण पाहतो हाँ, भोपाला कौन? भोपाला. तो ये इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? भूपाल त्याचा मूळ शब्द धातू, त्याला आ प्रत्यय, हाँ 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 हाँ. पठमा विभक्ती पठमा विभक्ती, हम्म, पठमा विभक्ती, कर्ता, अनेक वचन हम्म, अनेक अनेक राजे, वचन अनेक वचन. अनेक वचन, आणि त्याचा अर्थ आहे अनेक राजे. अनेक राजे अनेक राजे. अनेक राजे. व्हेरी गुड. यस, अनेक राजे. अभी पंडिते ही सह समणे पसंती. अभी तीसरा जो कर्म स्टेप आहे. है, अभी क्या ढूंढेंगे? कर्म अभी शोधायचंय. कर्म यस, वेरी शोधायचं. गुड. कशावर क्रिया चालू आहे? कशावर क्रिया आहे? यस यस. हाँ, तो समनेवर कौन सा कर्म? समणा. समणावर. समने. समणे. यस, वेरी गुड. समणे. अनेक वचन तो आहे. इसका अनेक श्रमण आहेत. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. तो विभक्ति कौन सी है? विभक्ति कौन सी? द्वितीय विभक्ती. द्वितीय विभक्ती आहे सर. अनेक वचन. अनेक वचन द्वितीय विभक्ती. यस यस. समणुंको. आता काय लिहिते आपण? जाऊ दे, मराठी लिहिते ना. श्रमणांना. श्रमणांना. हाँ, अनेक राजे श्रवणांना पाहतात. म्हणजे आतापर्यंत पाहतात. आपण अभी तक जो भी हमने शब्द लिया उसका ट्रांसलेशन हो गया. अनेक राजे श्रवणांना पाहतात, मतलब भूपाला समणे पसंती. समने पसंती. अभी क्या बाकी रह गया? हाँ, तो आता अभी ये हे ना सर. पंडितेही सह. पंडितेही सह. हाँ पंडितेही. हाँ हाँ. तो इसका तृतीय मीनिंग तो अभी विभक्ती. आपको तो सबको बहुत ही ये है. अनेक पंडितासह आसान है. सोबत. व्हेरी गुड. यस यस. अनेक पंडितासोबत. पंडितांसोबत. सोबत. अनेक ओके. श्रमणांना अनेक पाहतात. राजे अनेक अनेक पंडितासोबत पंडितासोबत श्रमणांना. श्रमणांना आता मी पाहतात. इथे अनेक बघतात. श्रमणांना नाही म्हटलेलं, श्रमणांना पाहतात किंवा बघतात. बघतात. ओके. किंवा बघतात असे तुम्हाला म्हणता येईल. बघतात. ओके. अभी अभी और लेना है उदाहरण, या जो अभी हिंदी में दिया है तो हम पाली में कैसे करेंगे वो भी हम ट्राई करेंगे. हाँ, वो भी आपको आना चाहिए. मतलब मराठी वाक्य जो है उसको पाली में कैसे करना है, तो इसी तरह जाना है. कोई दूसरा कोई पैटर्न नहीं है. अभी हम दूसरा वाक्य लेंगे. यहाँ पे श्रावक तथागत के साथ, तथागत के साथ विहार जाते हैं. जाते हैं. ओके. ये हिंदी में कट सेंटेंस दिया है, उसको मराठी में हम कैसे करेंगे? श्रावक तथा गतांसोबत विहाराला जातात. तो या ठिकाणी आता दोन्ही मराठी और हिंदी दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो अभी इसको हमें पाली में करना है. पाली में करना है तो कैसे करना है? तो उसी तरह जैसे मैंने हम जैसे पाली को पाली वाक्य का हिंदी या मराठी में करते हैं तो पैटर्न क्या करते हैं? पहले हम क्रियापद को पकड़ते हैं. तो यहाँ भी हमें क्या करना है?
क्रियापद को पकड़ना है। तो क्रियापद कौन सा है यहाँ पे? जाते हैं। जाते हैं या जाता। ओके। जाता है। हाँ, तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि ये कौन से काल में है या कौन से वर्तमान वचन काल। में है? वर्तमान काल। वर्तमान काल, अनेक वचन। हाँ, ये मालूम हो गया। तो फिर जातात को या जाते हो को पाली में क्या कहते हैं, वो शब्द हमें मालूम होना चाहिए। तो क्या गच्छन्ति। क्या? गच्छ। ओके, गच्छ। ये गच्छ हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गच्छ। तो जाते हैं या जाता, मतलब इसका मतलब हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में एक अनेक वचन में है, तो हम अंति यहाँ पे अन्य उसको प्रत्यय। प्रत्यय लगाएंगे। लगा देंगे। तो अपना ये गच्छन्ति हो गया, मतलब पाली का क्रियापद हो गया। तो अभी जाते हैं सर, या जाता, तो कौन जाते हैं? श्रावका, श्रावक। श्रावक हाँ, जाते हैं। जाते श्रावक। हैं। तो पाली में सावका। श्रावका तथागतेन सह विहारं गच्छन्ति। गच्छन्ति, ओ, बरोबर। हाँ, ये आप तो बहुत ही होशियार हो गए अभी। अच्छी बात है। आपने विचार किया सर। सावका, लेकिन तथागतेन सह। सावका मतलब अभी ये सावका कैसे हुआ? क्योंकि सर ये अनेक वचन था सावक, ना सर क्रियापद में, हाँ हाँ हाँ, तो उसका ये मैंने इधर ले अनेक लिया। वचन में हो गया, और श्रावक को पाली में सावक कहते हैं। हाँ, श्र नहीं होता ना पाली में, हम्म, तो वो स हो गया, मतलब सावका, मतलब बहुत सुनने वाले जो है, बुद्ध को हम्म। सुनने वाले, सावका। और तथागत के अभी ये हो गया। अभी कहाँ जाते हैं? कर्म हमको, तथागतीन स किंवा संधी। नो नो नो, कर्म कर्म कर्म, हमें अभी ये कर्ता हो विहार। गया ना। हाँ, तो विहार को जाते हैं। विहारंग। हाँ, तो यहाँ पे एक ही विहार हम लेते हैं, तो फिर हाँ, तो क्या विहारं करेंगे? बता। विहार। ये हाथ रेस किया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? दोज हु आर रेस हैंड। जी वही बोल रहे हैं। हाँ, वही बोल रहे हैं। अभी एक एक को संधि मिलेगा। अपने अपने माइक म्यूट कीजिए, फिर एक को अनम्यूट करके फिर आप बता दीजिए। ओके ओके, हाँ हाँ, सबको क्या बोलता है, संधि मिलनी चाहिए। हाँ, अ, हाँ हाँ, तो किसी को अगर कोई डिफिकल्टी हो तो हैंड रेस कीजिए, हम आपको मौका देंगे पूछने के लिए। नंदा जी ओके। आप भी बोलिए, ठीक है। पहले कोई पूछ रहा है? केदारनाथ जी आप अनम्यूट कीजिए। नहीं सर। नहीं ना, हाँ हाँ, ओके ओके। विहार मतलब एक विहार को जा रहे, तो हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे वहां पे। तो विहारंग मतलब विहार के, और या विहारा कड़े, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। ओके, विहारंग। अभी बाकी क्या रहा? तथागत के साथ, तो मैंने आपको बताया है, सह या सद्धिम आपको लगाना है, और जिसके साथ जा रहा है उसको तृतीय विभक्ति लगानी है। तो जिस किसके साथ जा रहा है? तथागत के साथ। तो तथागत को हमें तृतीय विभक्ति लगानी है, मतलब तथागतेन, तथागतेन, मतलब तथागत, और उसका प्रत्यय तृतीया का एन हमने जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? तथागतेन। और साथ के लिए हम सह शब्द लगा देंगे, तो हो गया, पाली का वाक्य हो गया। मतलब सावका तथागते सह विहारं गच्छन्ति, हो गया। बिल्कुल ये भी सिंपल है, सिर्फ आपको मैं जो जिस पैटर्न से सब कुछ कर रहा हूँ ना, वैसे करना है। आप आगे ज्यादा दौड़ना नहीं है, मतलब गलती से दौड़ते दौड़ते ज्यादा, दौड़ते दौड़ते गलती नहीं करना बैठना है आपको, समझे? तो धीरे से, मतलब जो कछुआ होता है ना, उसके चाल से हमें हमें चलना है, लेकिन स्टेडी और सही दिशा में चलना है, करेक्ट। ओके। नंदा जी जब बोलिए। बाद में आपकी गति बढ़
जाएगी तो आप, मैं तो यहाँ पे सेंटेंस लिख दूंगा और झट से आप उसका ट्रांसलेशन भी कर देंगे, इतना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात होगी फिर। ओके, अभी दूसरा एक वाक्य लेंगे हम। सर तथागते ही लेना, तथागते ही। नहीं, एक तथागत है ना, तथागत के साथ। अच्छा, एक है का? हाँ, हाँ, खाली तथागतों तथागत के है, साथ। हाँ, खाली तथागत है ना? तथागत क्या है? तथागता एक सोबत तथा म्हणजे हाँ, अच्छा, तथागतांसोबत, तो हाँ, हमने उसको रिस्पेक्टफुली लिखा है ना मराठी में। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, तथागतांसोबत, हम तथागत के तथागता सोबत असं नाही म्हणू शकत ना आपण। यार, अच्छा, ऑनर तथागत इज ऑनरेबल पर्सन फॉर अस ना, नाही का? त्यामुळे मग आपण तथागतांसोबत असं आपण म्हटलेलं आहे, आणि आपण त्याचं ट्रान्सलेशन एक तथागतांसोबत म्हणजे तथागतेन सह म्हटलेलं आहे. अच्छा, आता ओके, अनेक तथागतांसोबत जर तुम्हाला जर म्हणायचं असेल, तुम्ही तर म्हणू शकता। तथागते ही, हा, तर अनेक तथागतांसोबत जर म्हणायचं असेल तर तथागते तथागता गते ही, ही सह, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसका फिर ट्रांसलेशन क्या हो गया? अनेक श्रावक अनेक तथागतों के साथ एक विहार को जाते हैं, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। यू कैन राइट दिस इन दिस हो सर, पैटर्न। थैंक यू। ओके ओके ओके। हाँ, अभी हम और एक उदाहरण लेंगे, फिर बाद में हम तृतीय विभक्ति को बंद कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे, और चतुर्थी विभक्ति हम पढ़ेंगे। ओके, तो हॅलो हॅलो हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, जयभीम. हा जय सर, भीम जय भीम। सर मला हे विचारायचं होतं, सद्धिंग आणि सह, सद्धिंग कधी लावायचं आणि सह कधी लावायचं? नो नो नो, दोघांचा अर्थ सारखाच आहे। हा, तुम्ही सद्धीम लावा किंवा सह लावा। अच्छा, ठीक हाँ आहे सर, हाँ, ते तुमच्यावरती आहे थँक्यू सर. अवलंबून। सद्धीम का भी अर्थ होता है विथ, और सह का भी अर्थ होता है विथ, म्हणजे अच्छा, सोबत। ओके, हाँ। ठीक आहे. काही फरक नाही ना त्याच्यामध्ये, म्हणजे याच्या नाही नाही समोर लावायचं बघ सद्धिंग की याच्या नाही नाही सह नाही लावायचं, नाही, असं काही नाही. नाही तसं काय। थँक्यू सर. ओके, हाँ, तो मैं एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूं अभी। व्यापारी बाणों से मृगों को मारते हैं। ओके, अभी इसको पाली में करना है। कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? मारते हैं, ये जो क्रियापद है, तो उसको हम लेंगे पहले। तो मारते हैं, तो ये इससे पता चल जाता है क्या है, ये अनेक वचन में है, मतलब पहरंती। मारने को हम पहर, ये शब्द यहाँ पे लेंगे, मतलब मारना। तो मारते हैं, ये जो है ये वर्तमान काल में है और अनेक वचन में है, और ये प्रथम पुरुष का वाक्य है। तो इसी हिसाब से हम मारते हैं का पाली में हम क्या करेंगे ट्रांसलेशन? पहरंती, पहरंती। ओके, पहरंती मतलब वर्तमान काल, अनेक वचन, और प्रथम पुरुष। पहर का मतलब है मारना, और पहरंती का वाणी मतलब सर, मारते वाणिजा है। सरे ही मिग्गा पहरंती।
वाणिजा का क्या? सरे ही, वाणिजा। सरे ही हाँ बोलिए बोलिए। गा पहरंती। मिग्गा बोले आप? क्या बोले? हाँ, मृगों को ना सर, क्या कहा आपने? मृगों को। हाँ हाँ, तो क्या? हाँ तो मिग्गा। पाली में क्या? हाँ मिगा। हाँ, मिगा। मिग्गा हाँ यानी मिग्गे ही होता है सर, मिग्गे ही होगा, मिग्गा ही होता हाँ हाँ हाँ। तो ये देखिए, गलती बहुत जल्दबाजी करने में कैसे मिस्टेक हो सकती है। आपने कहा मिगा, मिगा ही कहा ना आपने? तो कौन बता सकता है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक की उन्होंने, जादव है। साहब कौन बता मिग्गे सकता? ही सर, मिग्गे ही, हाँ मिग्गे ही, क्या? मिगे ही? मिग्गे ही। ओ हरनों मिगे, को। मिगे ही। हाँ। ये और दूसरी गलती कर दी है। मतलब जल्दबाजी, व्याकरण में जाना नहीं है हमको, बस आना चाहिए। हम बहुत अच्छी तरह से जल्दी कर सकते हैं। ये दिमाग में आप लोग जो पकड़ के बैठते हैं ना, इसी से सब गलती गलती हो जाता है। तो ये पहली गलती मिगा, दूसरी गलती मिग्गे ही। तो अभी मिग्गे ही, ये शब्द मिग, मिग्ग तो है ही नहीं, मिग है शब्द। तो आप कैसे मिग्गे मिग्गे कहते हैं और मिग्गे ही, ये कैसा हो सकता है? अगर मैं जैसा करता हूँ उसी इस तरह आप अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तभी आपका बराबर आएगा। तो यह मेड व्हेरी सिली मिस्टेक, अलग लक्षात। तो पहरंती, कौन बता सकता है इन्होंने क्या मिस्टेक की है? वैशाली जी, आप अनम्यूट कीजिए। मिगे द्वितीया हाँ अनेक वचन। हाँ यस। तो मृगों को अगर हमको बताना है, अगर ये कर्म है, तो कर्म को द्वितीय विभक्ति और अनेक वचन में ए प्रत्यय होता है, ए प्रत्यय होता है। और मृग का मतलब होता है मीग होता बुद्धि है, ये बुद्धि। मीग। हाँ, तो मीग प्लस ए मिगे होता है। ओके। पूर्ण सांगा। तो ये द्वितीय विभक्ति अनेक वचन मतलब मृगों को, इसका सही पाली में ट्रांसलेशन ये मिगे हो गया। ये मिगा मिगे ही मतलब ये सब अपने, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो हमारा क्लास का कोई उद्देश्य सफल ही नहीं होगा, और साथ में हमारा नाम भी खराब कर देंगे आप लोग। ऐसा मत कीजिए प्लीज। ओके। नहीं जल्दी में नहीं आया तो शांत बैठिए, जो भी बताएगा ना तो उसका सुन लेना, और फिर हमने क्या गलती की या हम क्या गलती करने वाले थे ये समझ लेना, लेकिन गलत मत कहना। ठीक है, गलत हो भी जाएगा, लेकिन इतनी सिली मिस्टेक नहीं करना जैसे कि मुझे बार बार वही बात कहने के लिए दोहराना पड़े। ऐसी बार बार वो गलती नहीं करना है। हाँ, अगर हो गई गलती तो उसमें कुछ घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो क्लियर कट कर ही दूंगा आपको। ओके। तो पहरंती ये हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? कौन कौन पहरंती? तो व्यापारी, ये कर्ता हो गया। तो व्यापारी है, तो इसको हमें पाली में करना है। तो पाली में करना है तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि ये मारते हैं, तो ये एक नहीं है, तो ये अनेक है। तो फिर ये व्यापारी का जो पाली में जो शब्द होता है वो होता है वाणिज्य। ओके, वाणिज्य। अगर ये अनेक है तो हमें ये पाली में अनेक वाणिज्य करने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा? यहाँ पे आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा। हाँ, तो वो हो गया वाणिज्य। ओके। तो ये हमें कर्ता मिल गया, ये क्रियापद मिल गया, वाणिज्य पहरंती में। इसका मतलब होता है अनेक व्यापारी मारते हैं। लेकिन किसको मारते हैं? मारने की क्रिया किस पर हो रही है? तो मृगों को। ये यहाँ पे देखा, ये देखिए यहाँ पे मृगों को मतलब हरणों पर, मतलब हरणानुवर्ती। ओके, मृगों को। तो मृगों को अगर हमें बताना है तो हम
कौन सी भी कर्म इसे क्या पूछेंगे कि किस पर मारने की क्रिया हो रही है तो मृगों को, तो ये हमें मिल गया कम्म। तो कम्म का विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, हमको सबको पता। ओके, अभी अभी आपको देखना है ये एक वचन में है या अनेक वचन में है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या अनेक वचन में है, बराबर, अनेक वचन में है। तो द्वितीय विभक्ति अनेक वचन में कौन सा प्रत्यय है? तो ए प्रत्यय है। हाँ, तो फिर अभी मिग को, मृग का जो पाली में जो शब्द है मिग है, तो फिर ये मिग को ए प्रत्यय लगा देंगे, तो फिर वो क्या होगा? मिगे हो जाए, मिगे। ओके, यहाँ पे मैंने मिगे लिख दिया, मिगे। तो इसका मतलब हो गया मृगों को। ओके, मिगे का मतलब हो गया मृगों को। ओके, अभी ये हाँ बोलिए, हेलो। नहीं नहीं, हाँ, कंटिन्यू। अभी मारते हो गया, अभी व्यापारी हो गया, मुर्गों को हो गया, ये तीन जो मेन जो है सरदार, ये तो हो गया अपना, मतलब क्रियापद, कर्ता और कर्म, ये हमारे तीनों सरदार है पाली के, ऐसा समझ के चलिए। तो पहले इसको रिस्पेक्ट देना है, मतलब इसको पहले ट्रांसलेट करना है हमें, ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। फिर बाकी जो सैन्य है, सेना है, तो अभी क्या हो रहेगा? बाकी बाणों से। हाँ, तो बाणों से का मतलब है होता है बाण के द्वारा या तीर के द्वारा वगैरह, ऐसा होता है ना। तो पाली में बाण को क्या कहते हैं? सर। हाँ, सर कहते हैं। तो ये बाण अभी देखेंगे आप कि ये एक वचन में है या अनेक वचन में है, तो यहाँ दिखता है अनेक वचन में। अनेक वचन। हाँ, तो फिर अनेक वचन में है तो सर को हमें कौन सा प्रत्यय सर लगाना चाहिए? एही, एही या हाँ, एवी। तृतीय विभक्ति है, सरे ही, अरे सर प्लस ए ही। ओके, तो क्या हो गया? सरे सर एही। ही, सरे ही। ओके, अभी कौन सा शब्द रहेगा? बाकी कुछ नहीं रहा, अभी हो गया। व्यापारी का हमने क्या किया? वाणिज्य किया, पाली में वाणिज्य। बाणों से हमने क्या किया? सरे ही। मृगों को हमने क्या किया? क्या हो गया उसका पाली में मिगे, ट्रांसलेशन? मिगे। मिगे। हाँ, मिगे। और मारते हैं का ट्रांसलेशन पाली में क्या हो गया? पर पहरन। पहरंती। पहरन। तो ये देखिए हमारा व्यापारी बाणों से मृगों को मारते हैं, इसका पाली में ट्रांसलेशन क्या हुआ? वाणिज्य सरे ही मिगे पहरंती। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है? जो जैसा मैंने किया वैसा आप ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे? यस सर। हाँ हाँ, तो जल्दबाजी मत कीजिए, आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। ये अभ्यास क्रमांक 3 जो है, इसमें 25 एग्जाम्पल दिए हैं, सर मतलब पाली में करने के लिए, और पाली में अनुवाद के लिए भी 25 दिए, मतलब 50 एग्जाम्पल आपको दिया है और आपको करना है। ओके, जय हाँ भीम सर. हाँ एक विचारायचं होतं. एभी आणि एही आणि एभी, तर हाँ, याच्यामध्ये फरक आहे का? आणि किंवा एही आणि एभी हे कशा प्रकारे लावलं जातं त्याची, म्हणजे आता एहीचं आपण उदाहरण पाहिलं, पण एभीचं हाँ, काही वेगळं आहे का? किंवा ठराविक कारणासाठी लावलं जातं का प्रत्यय ते? नाही 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 नाही. हे बघा, आता हा सरे ही लिहिलंय ना मी, इथे इथे काय लिहिलंय? यू कैन राइट सरे भी। हाँ, जो ए ही, ये जो ए ही और ए भी जो है ना, ये ये दो प्रत्यय है तृतीया के अनेक वचन में।
तो दोनों में से आप कोई भी एक लगा सकते हो और उसका अर्थ एक ही है, अलग अलग नहीं है। समझे क्या? तो ये ही और ये भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाली में जो कुछ मतलब सब्स्टिट्यूशन के जो कुछ नियम है, तो उसमें कभी कभी ह का भ भी हो जाता है। ऐसे एक नियम है बोलने वक्त, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, कभी कभी ह का भ हो जाता है, भ का ह हो जाता है। तो इसीलिए व्याकरणकार ने ये दोनों दोनों भी हमें प्रत्यय दे दिए, आपको जो लगाना है वो लगा लीजिए और गाड़ी चलने दीजिए, इसमें अटके मत रहिए, ऐसा। समझे क्या आप? तो धन्यवाद। इसका, हाँ, तो इसका मतलब कोई अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, और दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हो और अर्थ भी वही है। ओके। ओके। अभी किसी को और कुछ पूछना है इसमें? तो ये 50 जो एग्जाम्पल है आपको करना है। अभी मैं देख रहा हूँ कि जब से क्लास शुरू हुआ, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जब से क्लास शुरू हुआ तब 160 165 ये स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा क्या बोलते हैं उसका, जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जा रहा है। मतलब अभी आज 125 स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, तो सही मायने में सीखने वाले, जिसको बहुत लगन है पाली सीखने की, तो उसकी संख्या 50 या 75 या 80 हो जाएगी। ये मेरा अनुमान है, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको और कष्ट करना है, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जो नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो अपने आप इस पाली क्लास में से बाहर पड़ेंगे, निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरे मन की बात मैं बोल रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को ये ये जो संधि आपको मिल रही है, तो इसका आप पूरा पूरा इसका लाभ उठाइए। और अगर 100 या 125 अगर पाली के क्या बोलते हैं मास्टर बन गए, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी ये अभियान है, मतलब ये मराठी में क्या बोलते हैं हम, ये चळवळ आहे, चळवळ, बुद्धांच्या धम्माची ही चळवळ आहे। कारण हा बेस आहे, हा बेस जर तुमच्याकडनं नाही झाला, तर तुम्ही बुद्धांचा जो धम्म आहे तो पुढे घेऊन जाऊ शकत नाही, किंवा बाबासाहेबांनी जी काही चळवळ, धार्मिक चळवळ पुढे न्यायची ठरवली होती, ते तुम्ही नेऊ शकत नाही। तर ये कहने का मतलब क्या है कि आपको अभी 50 25 जो एग्जाम्पल है वो पाली में करने हैं, और जो मराठी में दिए हुए हैं उसको पाली में करना है। तो ये जो भी करेगा, जो भी स्टूडेंट करेगा, उसने मुझे व्हाट्सएप पे, मुझे मतलब मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप पे आपको ये भेजना है। तो मैं जो भी पहला जो आएगा ना, तो मैं उसको बहुत सारे बधाई दूंगा, और मानूंगा कि नहीं, सही तरीके से लोग चाहते हैं कि हमें पाली सीखना है। ओके। तो अभी ये तृतीया विभक्ति के बारे में अगर किसको कोई डाउट है, तो ये बताएं, आप सर पूछ आपला सकते हैं। व्हॉट्सअप नंबर पण देऊन ठेवा सर। मेरा यही नंबर है ना, 9823678620। 98236 786 सर 7820 20 78620। 20 98236 78620। हाँ हाँ। तो जो भी पहला ठीक है सर ना। आएगा, दूसरा आएगा और तीसरा आएगा, तो उसका हम्म, हम अगले क्लास में जाहिर हम उनका अभिनंदन करेंगे, और सब लोग तालियां बजा के उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे। अभी ये प्रोग्राम हम अगले क्लास में रखेंगे, चलेगा? फर्स्ट 3, अभ्यास ओके क्रमांक सर। 3। हाँ, पाठ क्रमांक ओके सर। 3। ओके ओके। ओके सर।
देखेंगे अभी क्या होता है आगे। तो ये तृतीया विभक्ति के बारे में आपको किसी को कोई शंका है, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं अभी आपको चतुर्थी विभक्ति पढ़ाऊंगा। सर, हाँ पाठ क्रमांक 3 जो आता तुम्ही तृतीय विभक्तीचं सांगितलंय त्याचे सगळे प्रश्न सोडवायचे आहेत का फक्त? टोटल 25 25 आणि 25 50 एक्झाम्पल्स आहेत ते का? मराठीतून आणि पाच भाषेतून. ओके हाँ धन्यवाद सर. थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? फटाफट पूछिए। हाँ 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 पूछिए। हॅलो, बोलिए। जय भीम. नमो बुद्धाय. हाँ नमो बुद्धाय। सर, आपण हे तृतीय विभक्तीचे जे उदाहरण घेतले हाँ तर आणखी एक दोन घेतले तर समजायला थोडं जास्त म्हणजे सोपं जाणार. मागच्या क्लासला घेतले मॅडम, आताही घेतले, भरपूर घेतले. मागच्या क्लासपेक्षा आता खूप चांगलं समजलं सर. ओके, समजलं ना? समजलं म्हणतात तुम्ही स्वतः आणि म्हणतात परत एक घ्या. परत घ्या ओके सर, डाऊट क्लिअर होतील. ओके ओके. अभी जे डाऊट आहे तेच विचारा ना, म्हणजे मी त्याच्यावरती तुम्हाला बरोबर मार्गदर्शन करतो. काय नाही, आता डाऊट आहे डाऊट तुम्हाला? तर नाहीये, पण असं वाटतं की आता परत म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं आता तुम्ही 1 2 3 नंबर दिलाय तर त्याच्यामध्ये नंबर लागेल नाही आपला, पण मागून पुढून येऊ शकते माझं पण. नाही येऊ शकतो ना, का नाही येऊ शकत? आणि एक्झाम दिस इज आता ही तुमची तृतीय विभक्तीची एक्झाम आहे असं समजायचा, आणि त्यामध्ये तुम्हाला कोण किती पास होते हे लालूच वगैरे नहीं मैडम, हे उत्तेजनार्थ, प्रोत्साहित करना, हो, प्रेरित करना, इस अर्थ से हम ले रहे हैं सब। हाँ तरी ताकि पण 2 सबको। एक्झाम्पल देऊन परत एकदा समजावून सांगा म्हणजे ते पूर्ण पक्क होऊन जाईल. ओके 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 ओके। थँक्यू सर. तो हम अभी ये लेंगे एक उदाहरण, सिगाला। सिगाला निगे ही सद्धि बतंग धावंती। ओके, ये हमने एक उदाहरण लिया, ये पाली है, इसका हमें ट्रांसलेशन मराठी या हिंदी में करना है। तो सबसे पहले किसे पकड़ना है? हमारा दोस्त कौन है इस सेंटेंस में? हमारा दोस्त कौन है? इस सेंटेंस में हमारा दोस्त है क्रियापद, तो उसको ढूंढना है। तो कौन है यहाँ पे दोस्त हमारा? क्रियापद, और वो क्रियापद है धावंती। ओके। दौड़ता है. तो हाँ, तो ये धाव जो है मूल शब्द है, ये मूल शब्द क्या है? धाव है। उसको अंति प्रत्यय लग गया तो उसका काल जो, उसका टेंस हो गया वर्तमान काल और अनेक वचन। अभी जैसे मैं कर रहा हूं वो ध्यान में रखिएगा। ये मूल शब्द है धाव, अंति प्रत्यय लग गया तो अंति प्रत्यय वर्तमान काल में, अनेक वचन में और प्रथम पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष। ओके, तो फिर मूल शब्द का जो अर्थ है क्या है? दौड़ना, मतलब अर्थ दौड़ना। ओके, तो फिर ये धाव और अंति का मतलब होता है, धावंती का पूरा शब्द जो होता है उसका मतलब होता है दौड़ता है, क्योंकि हमने देखा ना ये वर्तमान काल में है ना, दौड़ता है। ओके,
तो ये क्रियापद हो गया। अभी दूसरा टारगेट जो है हमारा, किसे ढूंढना है? कर्ता को ढूंढना है। तो कर्ता को ढूंढना है तो हमारा दोस्त कौन है? क्रियापद धावंती है। तो उसे ही हम प्रश्न करेंगे कि कौन दौड़ रहा है, हाँ, कौन पढ़तो वगैरह। तो वो हमें, वो दोस्त होने के कारण हमें बता देगा कि अरे साहब, ये तो ये यहाँ पे लिखा है सिगाला, यही दौड़ रहे हैं, ये वो हमें बता देगा। तो सिगाला का मतलब क्या होता है? कोल्ला होता है ना। सियार क्या बोलते हैं आप लोग को इसे? सियाल, सियाल, ओके, या कोल्ला। तभी इसका हम व्याकरण देखेंगे तो ये मूल शब्द है, इसमें क्या है? सिगाल है, सिगाल है। और ये तो यहाँ तो सिगाला दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसे आ प्रत्यय जोड़ दिया गया है। ये तो नाउन है, सिगाल तो नाउन है, ये धावंती क्या है? क्रियापद है, इसलिए इसका विश्लेषण ऐसा हो गया। लेकिन अभी नाउन है नहीं है, तो सिगाल का मतलब कोल्ला हो या सियाल हो गया, और उसको आ लग गया विभक्ति का, तो हमें मालूम है कि आ विभक्ति प्रथमा विभक्ति में आता है, प्रथमा विभक्ति में आता है। और आ जो है ये एक वचन है, सॉरी, अनेक वचन है, अनेक वचन है। आ मतलब बुद्धो बुद्धा, ऐसा, ओके, अनेक वचन है। और प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या होता है? कर्ता होता है, ये भी हमें मालूम है। मतलब क्रिया करने वाला कौन है? तो ये कोल्ला है, सियाल है, सिगाल है। तो ये सिगाला का मतलब क्या हो गया फिर? ये सिगाला का मतलब हो गया अनेक, अनेक सियाल, मतलब अनेक कोल्ले, अनेक कोल्ले, ओके, अनेक कोल्ले। तो ये हो गया। अभी हमने क्रियापद देखा, कर्ता देखा, और तीसरा स्टेप जो है हमारा क्या है? कर्म को ढूंढना है, मतलब द्वितीय विभक्ति को ढूंढना है। कर्म का मतलब द्वितीय विभक्ति होता है। तो फिर हमारा दोस्त कौन है? क्रियापद है, उसके पास जाएंगे। तो फिर ये उसे पूछेंगे दौड़ता है, तो किस पर दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, किसकी ओर दौड़ता है, कैसे कैसे नहीं दौड़ता है, मतलब ये दौड़ने की क्रिया किस पर हो रही है। तो वो हमारा दोस्त होने के कारण वो हमें झट से बता देगा कि ये पर्वत पर, मतलब पर्वत पर, पर्वत के पर जो कुछ क्रिया हो रही है ये है। तो हम उसे झट से उसे बता देंगे कि ये कम्म हो गया। तो कम्म हो गया तो हमें मालूम है कि ये कम्म का विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। और पब्बतंग, पब्बत है तो उसपे अनुस्वार है, तो अंग प्रत्यय आ गया है। तो हमें मालूम है कि द्वितीय विभक्ति का ये क्या है? अंग प्रत्यय है। और अंग प्रत्यय हमें ये मालूम है कि ये एक वचन में है, मतलब ये एक वचन में है, मतलब ये एक ही पर्वत पर क्रिया हो रही है, ओके। और पब्बत का मतलब होता है पर्वत होता है। और पब्बतंग, उसको ये जो लगाया है अंग प्रत्यय, तो उसके साथ पब्बतंग का अर्थ क्या होता है फिर? पर्वत की ओर, पर्वत की ओर हिंदी में हो गया। और मराठी में पर्वताकडे, पर्वताकडे, किंवा स किंवा ला, जो भी हम लेंगे, ओके। ये तीन जो, ये जो तीन है, ये में हमारे सरदार जो है, ये तीनों को हमने पहले रिस्पेक्ट देकर उसका ट्रान्सलेशन हमने कर लिया होते। लग्नामध्ये नाही का, तुम्ही जे सगळ्यात मोठे जे पाहुणे असतात त्यांना सर्वात आधी याच्यावर बोलवतात, स्टेजवर फेटा वगैरे काय असेल नसेल ते देऊन त्याचा मान सन्मान करतात। तो वो आपके लिए बहुत बड़े मेहमान होते हैं। तो क्रियापद, कर्ता और कर्म, इसके सिवा कुछ नहीं होता। तो इसको हम पहले
रिस्पेक्ट दे देंगे, उसका मान सम्मान करेंगे और उसको ट्रांसलेशन करके छोड़ देंगे। तो फिर बाद में हमें उसका ट्रांसलेशन देखे तो कैसा लगता है, हो जाता है अनेक सियाल पर्वत के ओर दौड़ते हैं। ये यहाँ पे दौड़ते हैं, ऐसा करना है क्योंकि धावंती ये अनेक वचन में है। सिंपल तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। और मराठी में क्या होगा, अनेक कोल्हे पर्वताकडे धावतात। ये तीनों का जो है ट्रांसलेशन ये तो हो गया ऐसा, धावतात। ओके, तो अभी बाकी की जो बाकी की जो सेना है, सरदार तो हो गया, अभी सेना हो गया, मतलब जो मेन मेहमान जो है वो तो हो गए। अभी बाराती जो है, तो बाराती को अभी हमें साथ में लेना है, उसका भी समाचार लेना है, उनको भी थोड़ा थोड़ा फूल या कुछ तो भी खाना तो देना चाहिए ना, तो उनको भी हम अभी इसको साथ में ले जाएंगे। तो बाकी क्या रह गया, मिगे ही सद्दिम। तो ये हमें तो पता है सद्दिम और स आया तो इसका मतलब होता है साथ। तो किसके साथ, तो सद्दिम को हमें पूछना है किसके साथ, तो मिगे ही। तो मिगे ही अगर हम लेंगे तो मूल शब्द है मिग, मतलब हरिण। हम इधर हिंदी में मिग ही लेंगे, मिग। और यहाँ पे ए ही ये प्रत्यय लग गया है, मतलब ये मूल शब्द है मिग, प्रत्यय लग गया ए ही। तो ए ही प्रत्यय हमें मालूम होना चाहिए कौन से विभक्ति में है, तो ये तृतीया विभक्ति में है, ये हमें पता चल गया। और तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या होता है, चा द्वारे, चा मार्फत। ओके, तो ये अर्थ जो है हमें मिगे ही को लगाना है। तो मिग का अर्थ है होता है मिग, और मिगे ये ए ही ए भी का अर्थ होता है चादर, मतलब मिगे मिग के साथ, मिगो मिगे ही मिगों के साथ, मिगों के साथ मतलब हरिण, हरिण के हरिणों के साथ। ये हो गया। और मराठी में क्या हो गया, हरिण, हरिणान सोबत। ओके, तो हो गए सब। ये तीनों हमारे सरदार भी हो गए, ये बाराती भी हो गए, सब हो गए, इनके सबके ट्रांसलेशन हो गए। और सिर्फ हमें अभी एक लाइन में सबको जरा क्या बोलते हैं शिस्त लगाएंगे, तो उसको अपने अपने जगह पे रखकर उसको हम पढ़ेंगे। तो अनेक सियाल मिगों के साथ पर्वत के ओर दौड़ते हैं, ये हिंदी में हो गया ट्रांसलेशन। और मराठी में क्या हो गया, अनेक कोल्हे हरिणांसोबत पर्वताकडे धावतात। एक पर्वताकडे अनेक हरिणांसोबत अनेक कोल्हे, ऐसा हम कहते हैं। अभी ये इसी तरह आपको सबको करना है ट्रांसलेशन। अभी इसमें कोई दिक्कत है, अभी मैंने बहुत बार ऐसा ही पढ़ाया है, लेकिन और आपके रिक्वेस्ट की वजह से मैंने आपको ये पढ़ाया। ओके, अभी समझ में आया मैडम? ठीक है। थँक्यू सर, हो समज, थँक्यू समझ गया। थँक्यू, हो ओके हो ओके थँक्यू। ओके, अभी हम चतुर्थी विभक्ति के तरफ जाएंगे। तो चतुर्थी विभक्ति जो है, हमने अभी तृतीया क्या क्या देखा, हमने प्रथमा विभक्ति देखा, उसमें ओ प्रत्यय है और बहुवचन में आ प्रत्यय है। द्वितीय विभक्ति हमने देखा, उसमें अंक एक वचन में प्रत्यय है और ए ये बहुवचन में है। अभी हमने तृतीय विभक्ति देखा, उसमें एन प्रत्यय है और ए ही और ए भी ये प्रत्यय है। तो ये होता है कर्ता, हमने देखा, उसके उदाहरण दिए। ये द्वितीय विभक्ति होती है कम्म, मतलब जिस पर क्रिया होती है। और ये तृतीय विभक्ति जिसके द्वारा क्रिया हो रही है उसे हम तृतीय विभक्ति कहते हैं।
मतलब उसे हम करण कहते हैं, करण। ओके, मतलब चा द्वारे, ओके, या मार्फत। तो अभी हम देखने जा रहे हैं चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। ओके, तो जैसे ये प्रत्यय है एक वचन में और बहुवचन में, तो जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, तो उसी तरह चतुर्थी विभक्ति के भी प्रत्यय है, वो है स या आय और आनंग। बहुवचन में क्या है? आनंग। तो एक वचन में क्या है? डबल स और आय, ये दो है, इसमें दो प्रत्यय है एक वचन में। और बहुवचन में क्या है? आनंग, आनंग। तो इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? जब किसी के लिए, किसी के लिए कुछ देना है, कुछ देना है, किसी को कुछ देना है, या किसी को कुछ मिलता है, मिलता है, या किसी के उद्देश्य से क्रिया की जा रही है, या उद्देश्य से, किसी के उद्देश्य से क्रिया हो रही है, क्रिया की जा रही, क्रिया की जा रही है, तब हम चतुर्थी विभक्ति के ये जो प्रत्यय होते हैं स या आय या बहुवचन में आनंद, वो मूल नाउन को, मतलब वो जो नाम जो होते हैं उसे हम ये जोड़ देते हैं। मराठी में कहेंगे तो चा करिता, या चा साठी, या जो लाभार्थी होता है जिसे मिलता है, लाभार्थी। जो पण लाभार्थी असतो, ज्याच्यासाठी क्रिया केली जाते, ज्याच्याकरिता क्रिया केली जाते, त्या नाउनला, त्या नामाला स आणि आय किंवा आनंद हे प्रत्यय आपल्याला जोडायचे असतात। तर हे प्रत्यय ज्या शब्दाला येतील त्याचा अर्थ काय होणार? किसी के लिए कुछ देना है, मिलना, अपना उद्देश्य क्रिया करना है, चा करता, चा साठी, चारा। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे ये भी है, क्या मतलब शब्द भी आते हैं, तो वो शब्द हम लेंगे, उसका उदाहरण लेंगे। अभी हमने अगर बालक शब्द लिया, बालक, ये नाउन बालक लिया, और हमने अगर इसे डबल स लगा दिया, बालकस्स, सॉरी, बालकस्स, तो इस शब्द का मतलब हो गया कि बालक के लिए, या बालक को कुछ तो भी देना है, या बालक को लाभ होने वाला है, या बालकासाठी किंवा बालकाकरिता, ऐसा अर्थ, इस तरह का अर्थ इस बालकस्य का होगा। मतलब बालका करिता किंवा साठी, या बालक के लिए, या बालक को, ये भी हो सकता है, को भी हो सकता है, क्योंकि ये, इसे मराठी में हम कहते हैं व्याकरण में संप्रदान। इस विभक्ति को क्या कहते हैं? संप्रदान। ध्यान में रखिए, संप्रदान। तो इसका मतलब होता है सम प्रदान, मतलब स्वयं देना है, तो प्रदान, सम प्रदान, ये दान नहीं उच्चारण करना है, प्रदान है ये। तो प्रदान का मतलब होता है देना। इसे हम अंग्रेजी में डेटिव कहते हैं, डेटिव केस। डेटिव का मतलब होता है देना, तो संप्रदान का मतलब होता है देना। तो किसके लिए क्या दे रहे हैं? बालक के लिए, बालका करिता, बालकासाठी। इसका ये, इस बालकस्य शब्द का मीनिंग क्या हो जाएगा?
बालकाकरिता, बालकासाठी। अगर हम यहाँ पे बुद्ध शब्द लेंगे और उसे डबल स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धस्स। तो इस बुद्धस्स शब्द का मतलब हो जाएगा बुद्धासाठी, बुद्धासाठी, बुद्धान करिता। मतलब एक ही बुद्ध है लेकिन हम बुद्धान करिता, हम ऐसा उसको कहते हैं। अगर हम मनुष्य लेंगे, मनुष्य शब्द लेंगे तो ये सब अकारांत शब्द है, मतलब सबके लास्ट में हम अ का उच्चार करते हैं तो अकारांत हो जाता है। तो मनुष्य अगर हम ऐसा लिखेंगे, मतलब ये जो स जो है प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति का, हमने अगर इसे जोड़ दिया मनुष्य स, मतलब डबल ये स आ गया तो आपको कंफ्यूजन है। मनुष्य स तो मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए, या मनुष्य को, या मनुष्य को, मनुष्यासाठी, मनुष्यासाठी, इसका ये मतलब हो जाएगा। ओके, और एक उदाहरण हम अगर लेंगे तो कौन सा, वाणिज्य शब्द लेंगे हम, नाम वाणिज्य। ओके, तो वाणिज्य को अगर स लगाएंगे तो हो जाएगा वाणिजस्य, वाणिजस्य। तो इसका मतलब क्या होगा, व्यापारी को, या व्यापारी के लिए, या व्यापारी को, या व्यापारी के लिए, या व्यापारासाठी किंवा व्यापारा करता, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा इस वाणिज्य का शब्द का। ये तो एक वचन में हो गया। अगर अनेक वचन में करना है तो हम वाणिज्यस्य के बजाय हम आनंद प्रत्यय लगाएंगे, उसे आनंद, आनंद प्रत्यय लगाएंगे। तो ये आनंद प्रत्यय लगाने से ये वाणिज्य प्लस आनंद का मतलब ये शब्द क्या हो जाएगा, वाणिज्यानंद, मतलब वाणिज्य प्लस आनंद। तो ये ज का हो गया, जा हो गया, आ लग गया ना उसे, तो वाणिज्यानंद। तो इसका मतलब हो गया अनेक व्यापारियों के लिए, अनेक व्यापारांसाठी, अनेक व्यापारांकरिता, ये बहुवचन में हो गया। अगर बालक को हम आनंद बहुवचन का प्रत्यय लगाएंगे यहाँ पे डबल स के जगह, तो क्या हो जाएगा, बालक प्लस आनंद, तो बालकानंद हो जाएगा, बालकानंद। तो इसका मतलब क्या हो गया, अनेक बालक के लिए, अनेक बालकों के लिए, अनेक मुलांसाठी वगैरह वगैरह, ऐसा इनका मतलब हो जाएगा। अगर बुद्ध हम लेंगे, बुद्ध, ये डबल स एक वचन के बजाय हम आनंद बुद्ध को जोड़ेंगे, लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बुद्धानंद। ओके, तो क्या हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, अनेक बुद्धों के लिए। सर, हाँ सर, मनुष्याचं जेव्हा आपण मनुष्यानंद योग्य राहील की ते तिथे आपल्याला आपण एक वचन मध्ये त्याला मनुष्यस्य केलेलं होतं, मनुष्यला अलग आपण अलग एक ऍडिशनल डबल सला स जोडलेला होता, तर याचं अनेक वचन करताना कसं होईल ते डबलचं ते मनुष्याचं का, एकच सला स जोडलं राहील ना, डबल नाही राहणार। आधीच्या याच्यामध्ये आपण दोन स घेतले, जोडाक्षर, दोन सला स असे दोन शब्द, दोन अक्षर घेतले होते। मनुष्यस्य म्हणून बरोबर ना, हे घेतले ना आपण। हा, मनुष्य हा तर मूळ त्याचं शब्द आहे आणि हा, त्याला हा स प्रत्यय जोडलेला आहे आपण, ओके, हा मनुष्यस्य असं आपण हा, त्याचा उच्चार करणार, मनुष्यस्य। बरोबर सर। हा आणि याचा जर अनेक वचनामध्ये जर करायचं असेल हा, तो मनुष्य अधिक आनंद, आनंद ये प्रत्यय हमने जोड़ दिया है यहाँ पे। ओके, तो क्या हो गया, ये जो आ जो है वो ये स को संधि हो गई तो ये सा हो गया, मतलब ओके,
मनुष्यानंग ऐसा, हाँ। तो ठीक इसका है। मतलब हो गया कि अनेक मनुष्य के लिए और अनेक चार साठी पुरुषाकरता. म्हणजे अनेक मनुष्यांसाठी, पुरुषांसाठी वगैरे वगैरे असा त्याचा अर्थ येस. होणार. ओके. ओके सर, थँक्यू. तो इसी तरह ये चतुर्थी विभक्ति जो है, तो इसका जो मतलब है और उद्देश्य जो है या अर्थ है, ये हमने अभी देखा उदाहरण के साथ। वाणिज, बालक, बुद्ध, ये सब हमने उदाहरण दिए, और एक वचन का प्रत्यय लगाकर भी हमने देखे और बहुवचन का भी प्रत्यय लगाकर हमने देखे। तो सिर्फ हमने अभी एक शब्द का अर्थ देखा है, लेकिन यही शब्द को अगर हम जब वाक्य में डालेंगे, वाक्य में हम लिखेंगे, तो उसका अर्थ कैसा होता है ये हम अभी अगले क्लास में देखेंगे। ओके। तो अभी ये जो चतुर्थी विभक्ति का जो पार्ट है, तो इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो वो आप पूछिए, नहीं तो हम अपना क्लास वाइंड अप कर लेंगे, या कोई किसी को जनरल कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। तो ये अभी चतुर्थी विभक्ति का जो मैंने आज आपको ये पढ़ाया है, ये जो अभी जो भी टेक्स्ट पढ़ाया है, तो अभी अगले क्लास में मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। तो आप ये अभी क्या बोलते हैं, ठीक से अभी सुन ले या समझ ले। नहीं समझे हो तो अभी भी आप 5 मिनट में हमें मुझे पूछ सकते हो, लेकिन ये अभी आपको बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। जो जो भी मैं कहता हूँ, एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना है। ओके, और ध्यान में रखना है। तो किसी को अगर कोई डाउट हो कोई से भी इसमें, तो आप पूछ सकते हो। ये अभी मैं बंद कर दूं? जी जी। हम्म। माधव जी, आप प्लीज। हॅलो सर. हॅलो. हाँ बोलिए मैडम. सर, डाऊट तर काही नाही, पण एक बोलायचं होतं. ते म्हणजे एकेका वाक्याला, शब्दाला भरपूर वेळ देऊन शिकवता, म्हणजे तिथे डाऊट राहतच नाही अजिबात. खूप छान समजतं. एवढंच ओके बोलायचं होतं. मॅडम, खूप खूप धन्यवाद. मला नाही, हीच अपेक्षा आहे खरंच तुमच्याकडनं, सगळ्यांकडनं. आणि कारण अजिबात डाऊट आपल्याला राहतच नाही. खूप छान समजतं. म्हणजे वेळच भरपूर देतात तुम्ही. अच्छा अच्छा, थँक्यू. नाही, पुढे आपल्याला धावून काय करायचंय? नाही समजलं आणि पुढे चाललो मी, तर काय उपयोग आहे आपल्या क्लासचा? नाही नाही, कळतं. हे कधीपासूनच बोलायचं होतं, पण आजचं तर एकूण एक वर्ड कळलं. म्हणजे तिथे डाऊट अजिबात नाहीये. ते मला बोलायचंच होतं, त्याच्यामुळे मी थँक्यू मॅडम. बोलले. थँक्यू सर. तुम्ही एक्सपर्ट बनायचंय, आपल्याला पालीचे एक्सपर्ट बनायचे सगळ्यांना. म्हणून झालं तर फार बरं होईल. माझी धडपड हीच आहे. संदीपजीची धडपड, भंतेजींची धडपड, माझी धडपड हीच आहे की तुमच्या सगळ्या सांगायचा. टीमला धन्यवाद. ओके तुमच्या सकट सर्व टीमला धन्यवाद सर. थँक्यू थँक्यू. तिसऱ्या विभक्तीसाठी जेवढे उदाहरण घेतले आपण, तेवढ्या उदाहरणामध्ये फक्त एकच उदाहरण असं आहे, सरेन आणि सरे ही त्याच्या सोबत सह लागलेला नाही. तर सह लावण्यासाठी काही नियम आहे का? नियम नाही. तुम्हाला जर ज्या पद्धतीने वाक्य तुम्हाला बनवायचे आहे, सोबत जर दाखवायचं असेल, तर तुम्ही सह आणि सद्धिम वापरू शकता ना. जर तुम्हाला कोणी तर आता बाणासोबत तुम्हाला जर काही म्हणायचं असेल, तर सरेन सह म्हणू शकता तुम्ही, सरेन सद्धिम म्हणू शकता. आता बाणाच्या सोबत काय तुम्ही म्हणू शकता, काय लिहू शकता, काय वाक्य तयार करू शकता? निर्जीव वस्तूसाठी सह वापरायचा नाही, सजीवासाठी सह वापरायचा, असा काही नियम आहे का? नाही नाही नाही, तसं काही नाही. तसं काही नाहीये. तुम्ही दोन्हीही सह सद्धिम वापरू शकता. बर. ठीक ठीक आहे. थँक्यू सर. हॅलो. बोला. हॅलो. नमो बुद्धाय. जयभीम सर, दत्ता ताटके बोलतो सर. बोला ताटकेजी. सर, हे लेसन नंबर 3 जे होमवर्क सांगितलं, ते निवड ट्रान्सलेशन करायचं की ग्रामर सगळं लिहायचं प्रत्येक, म्हणजे 50 वाक्य, हे जरा कन्फर्म नव्हतं सर. इट डिपेंड्स अपॉन यू. तुम्हाला खूप मेहनत आणि एकदम एक्सपर्ट बनायचं असेल तर ग्रामर सह करा.
म्हणजे मग बरं. तुमचं चुकणार नाही. आणि जर तुम्हाला कष्ट कमी करायचे असतील तर डायरेक्ट तुम्ही ट्रान्सलेशन लिहा, पण Translate. ते ट्रान्सलेशन करताना त्यात चूक आहे की नाही ते मात्र तपासून बघा. बरं. ओके ओके सर. थँक्यू सर. थँक्यू. हॅलो सर. हा. हॅलो. जय भीम सर. जय भीम. हा. सर माझा प्रश्न होता की जर आता हे आपण द्वारे आणि तृतीया विभक्तीमध्ये जे शिकलो, तर जर असं आपल्याला मतलब ऐसा अगर अपना क्वेश्चन है कि मनुष्य के हाथ में मनुष्य तलवार हाथ में लेके वार करता है, अगर ऐसा सेंटेंस बनाना है तो वो मनुष्य के हाथ में तलवार है तो अपन मनुष्य के द्वारा भी कर सकते हैं, या मतलब दोनों विभक्ति लगती है उसको, तृतीया और चतुर्थी? नहीं, हाथ में बोले ना आप, मनुष्य के हाथ में तलवार, हाँ, तो हाथ में, तो उसके लिए सप्तमी विभक्ति आएगी, ये तृतीया और चतुर्थी विभक्ति नहीं आएगी। मतलब हाथ द्वारा मतलब हाथ द्वारा तलवार पकड़ता है, ऐसे वो नहीं हो सकता, ये वो सेंटेंस चेंज हो गया फिर। अच्छा, हाथ द्वारा अगर आप नहीं, ये हाथ द्वारा तलवार पकड़ता है, हाथों से तलवार पकड़ता है, हाँ ऐसे ना। हाँ, जी, अगर आपको ऐसा ट्रांसलेशन करना है हाथ से तलवार पकड़ता है तो तृतीया विभक्ति आ जाएगी, लेकिन हाथ में अगर तलवार पकड़ना है तो वो सप्तमी आ जाएगी। अच्छा, तो मतलब हत्थे न हत्थे ना, यस यस यस, हत्थे न आणि हाँ, हाथों ये से म्हणायचं असलं तर हत्ते ही। हाथों से, हाँ हाथ से, उसका ट्रांसलेशन अगर करना है तो हाथ से पकड़ता है या मारता है, जो भी हो ऐसा। ठीक है सर, थँक्यू. और नेक्स्ट। जय भीम सर. हाँ, जे जय भीम. आपण उदाहरण घेतलं सर, सिगाला मिगे ही सद्दी पब्बतंग धावंती, तर त्यामध्ये पब्बतंचा जो मराठी अर्थ होता तो पर्वताकडे होता. तर त्याला जर आपल्याला पर्वतावर करायचं असेल तर काय शब्द येईल पालीमधला? पब्बते किंवा पब्बतस्मिम किंवा पब्बतम्ही असं त्याला प्रत्यय जोडावा लागेल. स्मिम किंवा म्हीम किंवा ए हे पब्बत शब्दाला प्रत्यय जोडावा लागेल आणि ते सप्तमी मध्ये आहे. आपण अजून ते शिकलेलो नाही. आपण अच्छा आता सर. चतुर्थी विभक्ती पर्यंत आलेलो आहोत. तो थँक्यू पब्बते सर. म्हटलं किंवा पब्बतस्मिम म्हटलं तर मग पर्वतावर, पर्वताखाली, पर्वताच्या आत, पर्वताच्या बाहेर असं त्याचा अर्थ होऊ शकतो. ओके.